हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? मॉर्निंग सर। योगा डे सेलिब्रेट कर रहे थे। चलिए, बढ़िया है। आज ही है योगा डे। मुझे बताया गया था कि कंपलसरी योगा कर रहे हैं। तुम लोग नहीं कर रहे थे क्या, मनन वाले बैच में? चलिए ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं सेशन। हाँ जी, एम आई ऑडिबल? ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे हम, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में अब तक हमने सिमेट्रिक सर्किट्स के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था। एक मिनट होल्ड करना। एम आई ऑडिबल नाउ? यस सर। हाँ, वो म्यूट पे था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। पूछे जा रहा हूँ स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है। एनीवेज, लास्ट क्लास में सिमेट्रिक सर्किट्स के बारे में हमने बहुत सारी बातें की थी और कुछ स्पेशल नेटवर्क्स को हमने सॉल्व किया था। तो उसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्विज डिस्कशन आज नहीं करेंगे, क्विज डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जो सर्किट से रिलेटेड है, मुझे आपसे वो डिस्कस करनी है। तो जैसा आपने हेडिंग देखी होगी आज के क्लास के टाइटल की, तो वी विल टॉक अबाउट सम थ्योरम्स टू सॉल्व सर्किट्स। तो कुछ थ्योरम्स हम पढ़ेंगे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए, और उनको यूज करते हुए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और फिर सिमेट्रिक सर्किट्स पर भी वापिस आएंगे और उसमें भी कुछ एडिशनल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, करें स्टार्ट। चलो ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? तो सपोज हमारे पास कोई ऐसा सर्किट है जिसमें मल्टीपल सेल्स और मल्टीपल रजिस्टर्स लगे हुए हैं, और हमें उसके अंदर डिफरेंट ब्रांचेस में जो रजिस्टर्स हैं उसमें से करंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो एक तो हमारे पास स्टैंडर्ड तरीका होता है किरचॉफ्स लॉ लगाने वाला। किरचॉफ्स लॉ में हमने दो तरीके सीखे थे। एक था जिसमें हम पहले करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं सारी ब्रांचेस में, और फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा के इक्वेशंस बना लेते हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा किरचॉफ्स लॉ का ऑल्टरनेटिव तरीका हमने सीखा था जिसको हम नोडल एनालिसिस बोलते हैं। नोडल एनालिसिस में पहले हम किसी एक पॉइंट पे 0 वोल्ट मान लेते हैं,
और वोल्टेजेस डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और फिर उन वोल्टेजेस की हेल्प से करंट मेंशन करते हैं डिफरेंट ब्रांचेस में, और हर नोड पे एल्जेब्राइक सम ऑफ करंट को जीरो कर देते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ लगा लेते हैं, वहां से इक्वेशन बना लेते हैं। ये दोनों मेथड्स याद हैं आप लोगों को? ठीक है, तो हम इसके अलावा कुछ एडिशनल मेथड देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, पहले मैं वो समझाता हूँ आपको। और यहाँ पे आज की क्लास में जो थ्योरम्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, मैं किसी भी थ्योरम का एक रिगरस प्रूफ आपको नहीं देने वाला हूँ। मैं केवल ऐसा बताने वाला हूँ कि सर्किट्स के अंदर ऐसा होता है, और इसको नॉर्मल तरीके से वेरीफाई करके देखा जा सकता है कि जो आंसर्स आ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी रिगरस प्रूफ और एनी ऑफ देम। मैं कंडीशन जरूर बता दूंगा कि ये कब लगेंगी, लेकिन उनको फॉर्मली प्रूव नहीं करूंगा। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो सपोज मेरे पास एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर यहाँ पर एक सेल है, लेट अस से 10 वोल्ट, और 1 ओम का एक रेजिस्टेंस है। सपोज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लेट अस से 5 ओम। फिर यहाँ पर एक सेल है, सपोज ये 5 वोल्ट, और ये सपोज 5 ओम का रजिस्टर है, और मेरे को डिफरेंट ब्रांचेस में करंट कैलकुलेट करना है। तो मेरे पास कई ऑल्टरनेटिव मेथड्स हो सकते हैं। एक मेथड आपको शायद इसको देखकर स्ट्राइक कर रहा हो, जिसमें आपको पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स दिखाई दे रहा हो, और आप इन दोनों सेल्स को एक सिंगल सेल ऑफ ईएमएफ ई से रिप्लेस कर सकते हैं। किया ऐसा आपने? तो पहले वो कर लेते हैं जल्दी से, ताकि हमारे पास आंसर्स आ जाएं। हमने पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल देखा होगा, तो इस सर्किट को मैं ऐसे सोच सकता हूँ, एक 10 वोल्ट 1 ओम, एक दूसरा 5 वोल्ट 5 ओम, और एक 5 ओम, और फिर मैं इन दोनों का एक इक्वलेंट निकाल सकता हूँ, एंड दैट विल बी 10/1 प्लस 5/5 होल डिवाइडेड बाय 1/1 प्लस 1/5। ये मालूम है आप लोगों को ना? कुछ फॉरेन लैंग्वेज तो नहीं लग रही है? तो दिस इज 10+1 डिवाइडेड बाय 1+1/5 इज 1.2, तो 11/1.2 110/12। और इसका इक्वलेंट निकाल लेंगे तो 5/6, है ना? 1 और 5 का इक्वलेंट 5/6। तो that means I can assume that there is a single cell of 110/12 volt EMF and internal resistance 5/6 ohm, and we have this resistance remaining 5 ohm resistor over here। और अब मैं यहाँ से करंट कैलकुलेट कर सकता हूँ, कितना आने वाला है ये करंट। तो ये करंट आ जाएगा 110/12 डिवाइडेड बाय 5/6 + 5। कितना हो गया ये सॉल्व करके? 30 35 70, 110/70, 11/7 एम्पियर। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस मेथड में, जो मैंने ये मेथड अडॉप्ट किया है यहाँ पर, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने वाला? सभी को क्लियर है ये? ठीक है जी। नाउ देयर इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग, नोट किया ये आप लोगों ने? ठीक है जी। नाउ देयर इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, हम इनमें से एक सेल को रिप्लेस कर देते हैं एक वायर से, और अगर सेल का रेजिस्टेंस है तो वो वहां पर शो कर देते हैं, और हम ऐसा सर्किट बना लेते हैं। तो दिस इज 10 वोल्ट 1 ओम, देन दिस इज दी 5 ओम रजिस्टर। उसके बाद ये वाले 5 वोल्ट की जगह एक वायर लगा देते हैं, हाँ, जो उसका रेजिस्टेंस है वो एज इट इज रहने देते हैं, और यहां से करंट कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। तो ये तो सिंपल सीरीज पैरेलल दिख रहा है आपको? आपको दिखाई दे रहा है ये 5 और 5 का इक्वलेंट 5/2 आ जाएगा,
तो जो टोटल करंट आएगा यहाँ से वो सपोज I1 इसकी वैल्यू 10/1 प्लस 2.5 एंड दैट इज 3.5, तो 20/35 एम्पियर, ये ठीक है। और इसमें से आधा आधा इधर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से 10/35, क्या कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? 10 था ना, 10/3.5, अच्छा मैंने कुछ गलत कर दिया, तो 10/3.5 100/35 हो गया ना, 20/7 आ गया। अच्छा 20/7, 20/7 में से 10/7 एम्पियर इधर आ जाएगा और 10/7 एम्पियर इधर आ जाएगा, राइट। ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, इस 10 वोल्ट को एक वायर से रिप्लेस कर देते हैं, और अगर उसका रेजिस्टेंस है जैसा कि दिख रहा है तो रेजिस्टेंस वहां पे लगा देते हैं। और ये सर्किट बना लेते हैं, और अब इसमें से करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 और 5 का इक्वलेंट 5/6 आ जाएगा, तो 5/6 प्लस 5, तो टोटल करंट जो यहाँ से आ जाएगा वो 5/5 प्लस 5/6 एंड दैट इज 6/7 आएगा। अब ये 6/7 डिवाइड हो जाएगा और 1:5 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, तो 1:5 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, तो 1/7 5/7 एम्पियर करंट यहाँ से जाएगा और 1/7 एम्पियर करंट यहाँ से जाएगा, ये ठीक है। ये वैल्यूज क्लियर है आप सभी को? यहाँ से 6/7। नाउ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल सेज कि आप इन दोनों डायग्राम्स को सुपर इम्पोज कर दो और आपको सर्किट की हर ब्रांच में करंट मिल जाएगा। तो मैं एक दोबारा से सर्किट बना रहा हूं जिसमें दोनों एक साथ थे, ये 10 वोल्ट 1 ओम, ये बीच वाला 5 ओम, और इधर ये 5 वोल्ट की बैटरी और 5 ओम का रजिस्टर। और अब ध्यान से देखना एक एक करके, जो लेफ्ट वाला 10 वोल्ट का सेल था, इसमें से फर्स्ट सर्किट के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ 20/7 करंट आ रहा था, और सेकंड सर्किट के अकॉर्डिंग 5/7 आ रहा था, तो 20/7 माइनस 5/7, तो 15/7 एम्पियर करंट यहाँ से आएगा। पहले सर्किट के अकॉर्डिंग यहाँ से 10/7 नीचे आ रहा था, दूसरे सर्किट के अकॉर्डिंग 6/7 ऊपर जा रहा था, तो नेट सुपर इम्पोज कर दिया 4/7 इधर। तो और यहाँ पर जो करंट आएगा, पहले सर्किट के अकॉर्डिंग 10/7, दूसरे के अकॉर्डिंग 1/7, तो 11/7 एम्पियर करंट यहाँ से आएगा, जो कि मैंने पहले भी निकाला था। सो दी करंट थ्रू दिस 5 ohm resistor will be 11/7 एम्पियर डाउनवर्ड्स। क्लियर हुआ ये आपको? कैलकुलेशंस में कोई डाउट? तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में हमने क्या करना है, अगर हमारे पास मल्टीपल सेल्स और रजिस्टर्स लगे हुए हैं तो हम एक सेल को रख लेते हैं, बाकी सेल्स को उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस कर देते हैं, उसके बाद हर एक ब्रांच में करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हर इंडिविजुअल सेल के लिए ये कैलकुलेशन करके उसके बाद उनको सुपर इम्पोज कर देंगे हमारे ओरिजिनल सर्किट के अंदर, किसी ब्रांच में कितना करंट है ये कैलकुलेट करने के लिए। दैट इज कॉल्ड सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। हाँ जी, एम आई ऑडिबल? ठीक है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल नहीं बेटा, संभाव
यहाँ पर भी नेटवर्क इशू आ रहा है, आपके यहाँ तो नेटवर्क इशू रहता ही है समहाउ, आई डोंट नो मेरे पास आज यहाँ पे क्यों इशू आ रहा है। वहाँ बारिश हो रही है क्या भयंकर? नहीं, कोई कह रहा है यस, कोई कह रहा है नो। नहीं, आज मेरे पास यहाँ पे नेट इशू आ रहा है, नॉर्मली नहीं आता, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। एनीवेज, तो ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगता कब है ये समझना है, और लगाना कब चाहिए ये भी समझना है। एक तो इसको लगाने का बेनिफिट आपको तब होने वाला है जब सारे सेल्स को हटा के उनकी जगह रजिस्टर्स लगाएंगे, तो आपको सर्किट में साधारण सीरीज पैरेलल दिखाई दे। अगर सेल्स को हटाने के बाद भी सर्किट में नॉर्मल सीरीज पैरेलल नहीं बन रहा है और उसको सॉल्व करने के लिए केवीएल या दूसरे रूल्स लगाने पड़ रहे हैं, तो देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बिगिनिंग में ही आप किरचॉफ्स लॉ, वोल्टेज लॉ या जो भी दूसरे मेथड्स आप अडॉप्ट करते हैं वो लगाएं। तो ये लगाने का बेनिफिट तभी है जब आपको सेल्स को उनके रजिस्टर से रिप्लेस करने के बाद सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाई दे, तब बेनिफिट होता है। दूसरी चीज, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड कहाँ पर करता है? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करता है जहां पे हमारे सर्किट में लीनियरिटी होती है। लीनियरिटी होती है का मतलब क्या है? कि जो हमारी वोल्टेज सप्लाई है सर्किट में और जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है उसकी रेशो अगर कांस्टेंट रहती है तो। अगर हमारे सर्किट में ऐसे रजिस्टर्स लगे हुए हैं जिनके रेजिस्टेंसेस जो है वो वोल्टेज के साथ वेरी कर जाते हैं, तो उसकी रेशो वी आई बाई कॉन्स्टेंट नहीं आएगी, वी ओवर आई। तो उस केस में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं लगेगा। अगर वी और आई में कुछ स्क्वायर वाली, स्क्वायर रूट वाली, क्यूब रूट वाली रिलेशनशिप होगी तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं लगेगा। तो ये केवल लीनियर सर्किट एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। और अपने को 11th 12th क्लास के सिलेबस में जो सर्किट्स मिलते हैं उसमें 99% ऑफ दी केसेस में जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं वो लीनियर सर्किट एलिमेंट्स के ऊपर ही होती हैं। लीनियर सर्किट एलिमेंट्स में रजिस्टर भी आते हैं, कैपेसिटर भी आते हैं, और आगे जाके देखेंगे इंडक्टर भी आते हैं। तो लीनियर सर्किट एलिमेंट्स में हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है। इसको मैं लीनियरिटी से क्यों रिलेट कर रहा हूं तो जरा समझें, एक बड़ी सिंपल से लॉजिक को समझें। इस केस में 5 ओम में कितनी पावर डिसिपेट हो रही होगी? आई स्क्वायर्ड आर, दैट इज 10/7 का स्क्वायर टाइम्स 5। इस केस में सर्किट में कितनी, 5 ओम में कितनी पावर डिसिपेट हो रही होगी? तो 1/7 का स्क्वायर टाइम्स 5। और इस केस में जो पावर डिसिपेट हो रही होगी वो 11/7 का स्क्वायर इंटू 5। क्या पहली दोनों पावर्स का सम तीसरे की इक्वल आएगा? भी सीधी सी बात है, I1 स्क्वायर आर प्लस I2 स्क्वायर आर और I1 प्लस I2 स्क्वायर आर तो इक्वल नहीं आएंगे ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता, है ना। तो ये जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है ये जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है ये उन्हीं वैल्यूज के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो लीनियरली वेरी कर रही होती हैं। अभी एक की एब्सेंस में दूसरा लिख लिया, दूसरे की एब्सेंस में पहला लिख लिया और उन दोनों को ऐड कर लिया, तो वो तभी पॉसिबल है जब आपकी लीनियर रिलेशनशिप्स हैं, राइट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओबे करती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दी स्पेस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओबे नहीं करती। एक अकेले चार्ज की वजह से दुनिया में जो एनर्जी है और एक दूसरे अकेले चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है, जब दोनों चार्जेस को साथ साथ रख देते हो तो ऐसा थोड़ा होता कि बस दोनों की सेल्फ एनर्जी ऐड हो जाती है, एक तीसरी टर्म भी आ जाते हैं ना। कौन सी कनाडा वाली टर्म आती है वो क्या बता रहा मोदी जी वाली, तो U12। ठीक है, नोट किया सभी ने, चलूं आगे। ठीक है जी, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इज मिलमैन थ्योरम। मिलमैन थ्योरम
ऑल्दो ये मिलमेंस थ्योरम आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली पढ़ चुके हैं, शायद आपने इसको नाम से नहीं पढ़ा होगा। मिलमेंस थ्योरम क्या होती है? तो अगर मेरे पास यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है जिसकी ईएमएफ है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1। हाँ जी, क्या? 1 मिनट, क्या बोलो? पीछे वाला। हम्म। ये ले। हो गया? तो मिलमेंस थ्योरम क्या होती है? सपोज मेरे पास एक सेल है, इसकी ईएमएफ E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1। एक दूसरा सेल है, इसकी ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। और यहाँ पे केवल एक रेजिस्टेंस R। ऐसा कोई नेटवर्क है, और इसमें आर के अंदर आपको करंट कैलकुलेट करना है, या सारी ब्रांचेस में करंट कैलकुलेट करना है। सो जो मेथड आप अडॉप्ट करते हो, वो आप ये अडॉप्ट करते हो कि E1 और R1 और E2 R2 को आप एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर देते हो, जिसकी ईएमएफ E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, और आप यहाँ पे लिख देते हैं R। और उसके बाद आप ये करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, E ओवर R प्लस R। E की कैलकुलेशन आपकी E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 ओवर 1/R1 प्लस 1/R2, यही करते हो ना आप। और R लिखना है तो 1/R इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का एक फॉर्मूला हमने मेमोराइज किया हुआ है किरचॉफ्स लॉ से डेराइव करके। मिलमैन ने इस चीज को थोड़ा सा और सुंदर तरीके से इंटरप्रेट कर दिया। उसने बोला कि आप यहाँ पर एक सेल मान लो नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप एक सेल मान लो 0 ईएमएफ का। और अब आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो बाय राइटिंग E1 ओवर R1 प्लस E2 ओवर R2 प्लस 0 ओवर R ओवर 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R। एक बार आपने ये V कैलकुलेट कर लिया, तो आपको ये करंट कैलकुलेट करना है I1। तो V को E1 माइनस I1 R1 लिख सकते हो, बोलो। अगर आपने ये करंट मान लिया I2, तो V को E2 माइनस I2R2 लिख सकते हो। और अगर आपने ये करंट मान लिया I, तो V को IR लिख सकते हो। तो आप सीधे ये स्टेप से V निकाल लो, उसके बाद हर एक ब्रांच में करंट आ जाएगा आपके पास। दैट इज मिलमैन्स थ्योरम। समझ आया? तो इसको समझते हैं जरा एक बार और। ये एग्जांपल देखो जरा। सपोज हमें ऐसे, वही वाला एग्जांपल लेता तो हूँ थोड़ा मैं। ऊपर स्क्रॉल कर सकते। एक मिनट रुक जा, कर लूंगा, नोट करने का टाइम भी दे दूंगा तेरे को। नोट करने की टेंशन हो जाती, जो मैं समझा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दिया कर। ये वाला सर्किट मैं सॉल्व कर सकूँ, यही दोबारा बना लेता हूँ। 10 1 5 5 और 5 वाला। 10 वोल्ट, 1 ओम, ये लगा हुआ था बीच में 5 ओम, और यहाँ पे लगा हुआ था एक 5 वोल्ट और 5 ओम। ठीक है। अब मिलमैन थ्योरम कहती है आप ये पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लो V। दिस इज 10/1 प्लस 0/5 प्लस 5/5। हाँ भी यशराज, समझ में आ रहा है जो लिख रहा हूँ? डिवाइडेड बाय 1/1 प्लस 1/5 प्लस 1/5। समझ में आया ये? E1/R1, बीच वाली ब्रांच में कोई सेल नहीं था, तो 0/5 0/5, तीसरी में 5/5, E2/R2 E3/R3। ये 1/R1 1/R2 1/R3। तो ये बचा मेरे पास 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/5 प्लस 1/5 कितना हो गया? 2/5, 0.4।
सो दिस इज 11 बाय 1.4, दैट इज 110 बाय 14, 110 बाय 14 वोल्ट, राइट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया मेरे पास। और ध्यान से समझना, मैं जो मेरे सेल्स हैं उसमें ये पोलैरिटी लगी हुई है ना, तो इसका मतलब ये जो 110/14 आया है, ये ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव, मतलब ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो ये वी ए बी आया, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आई है ये 110/14 वोल्ट। अब आपको यहाँ पे करंट कैलकुलेट करना है। तो 110/14 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था और 5 ओम इसका रजिस्टर है, तो 110/20, सॉरी 70, तो 11/7 एम्पियर का करंट आ गया। अगर यहाँ पे करंट कैलकुलेट करना है आपको, तो मुझे तो ये याद रहता है, अगर सेल की ईएमएफ ई है, इंटरनल सेंस आर है, और आई करंट उसमें से बाहर आ रहा है, तो वोल्टेज ई माइनस आई आर होती है ना। तो 110/14 इज इक्वल टू 10 माइनस आई टाइम्स 1, तो आई की वैल्यू 10 माइनस 110/14, तो ये 140 माइनस 110, 30/14, 15/7 एम्पियर आ गई। यहाँ से करंट लिखना है तो ई माइनस आई आर, तो 110/14 इज इक्वल टू 5 माइनस आई इंटू 5, तो आई की वैल्यू 5 माइनस 110/14, ये 5 आई की वैल्यू आ गई, तो माइनस का 70/14, नहीं माइनस का 60/14, 14.70, 40, तो -4/7, -4/7 का मतलब एक्चुअली करंट इधर आ रहा होगा 4/7, तो यहाँ से 15/7 एम्पियर करंट आ रहा है, जिसमें से 11/7 इधर जा रहा है और 4/7 इधर जा रहा है। क्यों, भी पहले यही निकाले थे आंसर हमने, मैच कर रहे हैं। ठीक है, अब नोट करो ध्यान से ये। हाँ जी, नोट किया। हाँ जी, विजिबल है स्क्रीन, नोट कर लिया सभी ने। ठीक है जी, अब ये मेथड इस पे लगा के ये वाला एग्जांपल भी नोट कर लो।
चलिए ठीक है। चलूं आगे। मिलमैन थ्योरम आपकी तभी लगेगी जब आपका जो सर्किट है उसमें बस ऐसे ही पैरेलल ब्रांचेज हों। मतलब अगर आपको कोई ऐसा सर्किट बना के दे देगा जिसमें एक सेल यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, बस तो सीरियस प्रॉब्लम आ रही है यार। क्या है, या तो जूम में दिक्कत है या क्या दिक्कत है? आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है। मैं ये बोल रहा था कि ये जो आपका मेथड है ये तभी लगेगा जब आप पैरेलल ब्रांचेस क्रिएट कर पाएंगे। ऐसा अगर कोई सर्किट होगा तो इसमें मिलमैन थ्योरम काम नहीं आएगी आपके, है ना। मिलमैन थ्योरम तभी काम आएगी जब आप के पास पैरेलल ब्रांचेस बन रही हो सारी, और हर एक में या तो रजिस्टर हो या रजिस्टर एंड सेल हो। ठीक। चलो आगे। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा आपको यूज करनी पड़ेगी, एंड दैट इज द थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम सबसे ज्यादा यूजफुल है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में ये हेल्प करने वाली है। तो थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है? तो थेवेनिन थ्योरम को समझने के लिए फिर से यही वाला सर्किट बना लेता हूं मैं। तो ये हमने एक 10 वोल्ट, 1 ओम, और एक ये लिया था हमने 5 ओम, और ये हमने लिया था 5 वोल्ट और 5 ओम। सपोज आप किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे फोकस करना चाहते हैं, और आप इस रेजिस्टेंस के अंदर करंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना चाहते हैं, या मोर इम्पोर्टेंटली आप इस रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके कोई दूसरा रेजिस्टेंस रखना चाहते हैं। तो ये आपका एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। सपोज ये आपका एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है विच कैन टेक अप डिफरेंट वैल्यूज। बाकी के सारे सर्किट एलिमेंट स्टडी रहते हैं, वो अपनी वैल्यूज चेंज नहीं करते हैं, परंतु ये वाला सर्किट में से रेजिस्टेंस आपको बार बार रिप्लेस करना पड़ता है, और आप इसकी जगह कोई डिफरेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो आप एक जनरल एक रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं कि कैसे मैं जल्दी से इस रेजिस्टेंस में करंट कैलकुलेट कर पाऊंगा अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो नाउ द आइडिया इज, थेवेनिन थ्योरम कहती है कि किसी भी सर्टेन रेजिस्टेंस के पर्सपेक्टिव से, इसको मैं लोड रेजिस्टेंस बोलता हूं, जिसको हम बार बार वेरी करने वाले हैं। तो किसी भी एक रेजिस्टेंस जिसको आप अपना लोड रेजिस्टेंस मान लें, उस लोड रेजिस्टेंस के पर्सपेक्टिव से आप बाकी के सारे सर्किट को एक सिंगल सेल और ईएमएफ से रिप्लेस कर सकते हैं। सॉरी, एक ईएमएफ और रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। इस सेल की ईएमएफ को ई थेवेनिन बोलते हैं, और इस सेल के रेजिस्टेंस को हाँ जी, एम आई ऑडिबल? तो थेवेनिन थ्योरम कहती है कि आप किसी भी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के अंदर करंट इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं और उसको वेरी कर सकते हैं आप, बाकी के सर्किट एलिमेंट्स को फ्रीज करके रखते हैं सपोज आप। तो आप इस 5 ओम के पर्सपेक्टिव से बाकी के सारे सर्किट को, रेस्ट ऑफ द सर्किट को, एक सिंगल सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड रेजिस्टेंस आर से रिप्लेस कर सकते हैं। इसकी ईएमएफ को थेवेनिन ईएमएफ
और इसके रेजिस्टेंस को थेवेनिन रेजिस्टेंस बोल देते हैं। इससे आप रिप्लेस कर सकते हैं, और इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी, ये कैसे कैलकुलेट की जाएगी, ये समझना है। हाउ टू कैलकुलेट ई थेवेनिन एंड हाउ टू कैलकुलेट आर थेवेनिन। उसके बाद यहाँ पे करंट लिखना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। सो दी करंट विल बी सिंपली ई थेवेनिन ओवर दी रेजिस्टेंस आर थेवेनिन प्लस दी लोड रेजिस्टेंस आर एल, है ना। सो हाउ टू कैलकुलेट ई थेवेनिन। तो ई थेवेनिन कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, तो म्यूट कर देना यार, अगर तेरे को अपने आप से सॉल्व करना है तो, और किसी को नहीं आता है ना, और किसी को पता ही नहीं है, यू म्यूट एंड सॉल्व। यू वांट टू नोट, ओके, ऐसे बोलना, कहाँ से नोट करना है इससे पहले। हाँ जी, नोट कर लो बिल्कुल। कर लिया नोट। तो हाउ टू कैलकुलेट ई थेवेनिन। तो ई थेवेनिन कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, इस सर्किट को ड्रॉ करेंगे, और वो 10 वोल्ट और 1 ओम का रजिस्टर एक लगा हुआ था, और जो हमारा लोड रेजिस्टेंस था उसको वहां से हटा देंगे, लोड रेजिस्टेंस को वहां से हटा देंगे, और बाकी का सर्किट एज इट इज बना लेंगे। और अब आप ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, इसको बोलेंगे ई थेवेनिन। मैं इसको बोलता हूं ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन, या ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दो, हटा दो, उसकी जगह आप ब्लैंक स्पेस लगा दो, तो ओपन सर्किट कर दिया मैंने यहाँ पे। ओपन सर्किट बना के केवल लोड रेजिस्टेंस के परस्पेक्टिव से उसको हटा दिया। और अब आप ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लो, जो कि टफ टास्क नहीं है। आपको दिख रहा है कि ये एक सिंगल लूप सर्किट है, इसमें ऐसे करंट आ रहा होगा, और आई होप ये करंट कैलकुलेट करना आप सभी को आता होगा। तो ये करंट की वैल्यू हो जाएगी 10 - 5/6, तो 5/6 एम्पियर। हाँ जी, ये कैलकुलेशन सभी को समझ में आती है ना। सिंपल केवीएल लगा दिया मैंने उस क्लोज पाथ के अंदर, तो करंट आ गया 10 - 5/6 एम्पियर। अब मैं ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूँ, तो मैं ए से बी की तरफ किसी भी पाथ से चल पड़ता हूँ। तो वी ए -5 माइनस ये कितना था, 5 टाइम्स आई इज इक्वल टू वी बी। तो वी ए -5 - 5 टाइम्स 5/6 इज इक्वल टू वी बी। और यहाँ से मेरे पास वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आ गई 5 + 5/6, एंड दैट इज 35/6 वोल्ट। ठीक है, तो थेवेनिन ईएमएफ की वैल्यू आ गई 35/6 वोल्ट। नाउ हाउ टू कैलकुलेट आर थेवेनिन। तो आर थेवेनिन की कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। आपने इन दोनों सेल्स को हटा देना है,
इनकी जगह बस इनके रेजिस्टेंस दिखाने हैं। 5 वोल्ट की जगह भी बस 5 ओम दिखाई देगा। और अब आप ये जो हमारे पॉइंट थे ए और बी, इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। सो आर थेवेनिन इज the equivalent resistance between A and B, which is clearly the equivalent of 5 ohm and 1 ohm in parallel, 5/6 ohm। क्यों भाई? अच्छा, ये 25/6 है, दिस इज 25/6, तो ये 55/6 वोल्ट हो गया। थैंक्स फॉर द करेक्शन। सो कुल मिला के अब मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि ये जो मेरा लोड रेजिस्टेंस था, 5 ओम का जो मेरा लोड रेजिस्टेंस था, उसके अक्रॉस एक सेल लगा हुआ है जिसकी ईएमएफ मेरे को ई थेवेनिन लेनी है 50/6 वोल्ट, 55/6, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे को आर थेवेनिन लेना है विच इज 5/6 ओम। और अब मैं यहाँ पे करंट कैलकुलेट कर सकता हूँ, और ये करंट की वैल्यू कितनी आएगी? तो ये करंट हो जाएगा मेरा 55/6 ओवर 5 + 5/6, तो 6 × 35 = 35, 55/35 विच इज 11/7 एम्पियर, जो हमने पहले भी निकाला था। बढ़िया। ठीक है, क्लियर हुआ? आर थेवेनिन वाला पार्ट रिपीट कर दूं तो जो हमारा यहाँ पे ओरिजिनल सर्किट में जो मेरा लोड रेजिस्टेंस था, लोड रेजिस्टेंस जिन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, उन दो पॉइंट्स के क्रॉस रिमेनिंग सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, सेल्स की जगह उनके इंटरनल रेजिस्टेंस लिख के। तो ये पॉइंट जहां लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ था ना, ये पॉइंट थे ए और बी, तो ये ए को यहाँ दिखा दो, ज्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें। वो थोड़ा सा अंदर को बने हुए हैं तो उसके बीच में इक्विवेलेंट अच्छा नहीं लग रहा होगा। अब ये अच्छा लग रहा होगा। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट निकाला है मैंने, जहां सेल था उसकी जगह केवल रेजिस्टेंस दिखाना है। हाँ भी दिख रहा है आर्यवर्धन? क्लियर है? 5 और 1 पैरेलल में ए और बी के क्रॉस, तो 5/6 आ गया। क्लियर है सभी को? कैलकुलेशंस नोट कर लो ध्यान से। चलूं आगे? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम याद है आप लोगों को? जैसे लोड रेजिस्टेंस से तो कोई लेना देना नहीं ना ई थेवेनिन और आर थेवेनिन का। यही तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज है। आपका ये वाला 5 ओम को आप रिप्लेस करके कुछ मर्जी रखते रहो, ई थेवेनिन और आर थेवेनिन तो सेम ही रहेगी ना। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम याद है क्या? अगर मेरे पास एक सेल है जिसकी ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और इसको मैं एक लोड रेजिस्टेंस आर एल से कनेक्ट करता हूँ विच इज अ वेरिएबल आर एल, then find the value of RL for which
the rate of or for which the power dissipated in RL is maximum. हाँ जी, मालूम है क्या आंसर होता है इसका? तो RL इज इक्वल टू R पे पावर मैक्सिमम आती है ना। और इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो आप इसमें करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट विल बी E बाय R प्लस RL, और इसके अंदर आने वाली पावर I स्क्वायर RL, दैट इज E स्क्वायर RL ओवर R प्लस RL का होल स्क्वायर। और इसको मैक्सिमाइज करने के लिए DP बाय DRL को 0 पुट कर सकते हैं। मालूम है ये सभी को? And this happens when RL is equal to R. Everybody knows this. किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? बेटा पढ़ा हुआ ना ये सबने? तो अब क्वेश्चन है आपके पास, ये हमारे पास सेल है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यार ध्यान से क्वेश्चन का आंसर देना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ R फॉर विच फर्स्ट पार्ट पावर डिसिपेटेड in R is maximum, और सेकेंड पार्ट है पावर आउटपुट ऑफ द सेल इज मैक्सिमम। सॉल्व करें, आंसर बताएं। हाँ जी, एम आई ऑडिबल? स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं दोबारा से। दिख गई? ठीक है। हाँ जी, ये वाला पार्ट देखना। हाँ भी ऋषभ, हो गया? चलो आप सॉल्व करो, मैं जरा नेट का इशू रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ तब तक।
हाँ जी, क्या आंसर? फर्स्ट वाले का आंसर आ रहा है 6/5, ऐसा बताया जा रहा है। और दूसरे वाले का आंसर बताया जा रहा है 2। 2 मिनट के बाद 0, ये 2 मिनट किसका आंसर है और 0 किसका आंसर है? पहले का आंसर सर 2 मिनट और दूसरे का 0। चलिए ठीक है जी, मेरी बारी है फिर फाइनली सॉल्व करने की। तो अगर मेरे को पावर डिसिपेटेड इन आर के बारे में सोचना है, तो मेरे को आर के नजरिए से बाकी के सारे सर्किट को देखना है। तो अगर मैं आर के नजरिए से बाकी के सारे सर्किट को देखूंगा, मैं आर के पर्सपेक्टिव से बाकी के सारे सर्किट को देखूंगा, तो मैं इस सारे सर्किट को रिप्लेस कर दूंगा एक सिंगल सेल से, जिसकी ईएमएफ ई थेवेनिन और जिसका रेजिस्टेंस आर थेवेनिन। और इसमें पावर मैक्सिमम तब होती है जब ये सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। इसका मतलब दिस आर शुड बी आर थेवेनिन। सक्षम टाका -6/5 बता रहा फर्स्ट का आंसर क्या? -6/5 क्या होता है? आर शुड बी इक्वल टू आर थेवेनिन। आर थेवेनिन निकालने के लिए क्या करना होता है? आर के क्रॉस बाकी के सारे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है। सर्किट दोबारा से बना रहा हूं मैं। ये मेरा 10 वोल्ट और 1 ओम का रेजिस्टेंस था। ये 2 ओम, सॉरी ये 1 ओम था, ये 2 ओम था। ये 2 ओम और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस था। तो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस बाकी के सारे सर्किट का रेजिस्टेंस देखना है, और इस सेल की जगह वायर लगी होनी चाहिए। सो यू नीड टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालने के लिए आपको ये 1 और 2 सीरीज में दिखाई दे रहे होंगे, 3। और वो जो 3 है वो इस 2 के साथ पैरेलल में दिखाई दे रहा होगा। तो 3 × 2/3 + 2 इज द इक्विवेलेंट, एंड दैट इज 6/5 ओम। सो आर थेवेनिन इज 6/5 ओम। इसका मतलब जब हमारा आर 6/5 ओम होगा, तो उसके अंदर पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम होगी। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है 6/5 ओम। क्या ये सभी को क्लियर है? ठीक है। सेकंड केस में हमसे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच पावर आउटपुट ऑफ दिस सेल इज मैक्सिमम। पावर ऑफ दिस सेल को मैक्सिमाइज करना है, ध्यान से समझना। तो केवल उस सेल पे फोकस करना है, ये वाले सेल पे। तो इस सेल की पावर अपने को मैक्सिमम चाहिए। तो मैं सर्किट दोबारा से बना ले रहा हूं यहाँ पे एक बार। तो ये मेरा 10 वोल्ट, 2 ओम, ये हमारा सेल है। अब सेल का पावर आउटपुट मैक्सिमम होता है जब सेल के क्रॉस जो सारा का सारा लोड रेजिस्टेंस है वो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए।
है ना। इसका मतलब ये जो मेरे पास यहाँ पे सर्किट लगा हुआ था, जिसमें ये रेजिस्टेंस 1 ओम था, ये रेजिस्टेंस 2 ओम था, और ये रेजिस्टेंस आर था, अगर इस सारे का इक्विवेलेंट 2 ओम हो जाए, तो मेरे को इस सारे का इक्विवेलेंट 2 ओम चाहिए। तो दैट मीन्स मेरे को इन दोनों, इसमें से 1 ओम तो ये है ही, तो मेरे को इन दोनों का इक्विवेलेंट 1 ओम चाहिए। तो आर और टू पैरेलल में, उनका इक्विवेलेंट आर प्लस टू, और ये मेरे को 1 चाहिए। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू 2 ओम आ जाएगा। सो व्हेन दिस रेजिस्टेंस इज 2 ओम, हमारे पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस सेल के अक्रॉस 2 ओम बन जाएगा, जो कि सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। और उस केस में सेल का पावर आउटपुट मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जो लोग उल्टे सीधे आंसर दे रहे थे उनका क्या हुआ? चलिए, एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? कोई डाउट? अगर मैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस शो ऑफ कर रहा हूं वहां पर, तो पावर आउटपुट ऑफ द सेल का मतलब नेट पावर आउटपुट है ना। सेकंड पार्ट रिपीट कर दूं, तो सेकंड पार्ट में मेरे से पूछा हुआ था कि ये जो सेल है, इसका पावर आउटपुट मैक्सिमम कैसे होगा। तो ये सेल है, और सेल की ईएमएफ है 10 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो दिस सेल विल सप्लाई मैक्सिमम पावर if rest of the circuit if this rest of the circuit behaves like a resistance whose resistance is equal to the internal resistance of the cell. तो मैंने ये सारे, जो ये नीचे वाले बॉक्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, उसको सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर दिया। ठीक है। फर्स्ट वाले पार्ट में यू आर आस्किंग वाई आर इज इक्वल टू आर टी एच। तो अगर मेरे को इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में पावर मैक्सिमम चाहिए, तो मैं इस सर्किट के पर्सपेक्टिव से बाकी के सारे रेजिस्टेंस को देखता हूँ। तो ये मेरा रेजिस्टेंस है, और इसके पर्सपेक्टिव से बाकी का सारा सर्किट एक ई थेवेनिन और आर थेवेनिन वाले सेल की तरह बिहेव कर रहा है। अब इसमें पावर मैक्सिमम कब होती है? तो मैक्सिमम पावर थ्योरम के अकॉर्डिंग आर इज इक्वल टू आर टी एच पर होती है। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? हाँ जी, नोट कर लो बिल्कुल। कहाँ से नोट करना है? ये क्वेश्चन तो नोट कर लिया था ना सभी ने? ठीक है, तो ये नोट कर लो। चलिए जी, चलें आगे।
Then we have Norton's theorem. नॉर्टन्स थ्योरम भी थेवेनिन थ्योरम जैसा ही एक हमारे पास थ्योरम है। थेवेनिन थ्योरम में हम किसी भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए कैलकुलेशंस करना चाहते हैं तो बाकी के सारे सर्किट को एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करते हैं जिसकी ईएमएफ ई थेवेनिन और इंटरनल रेजिस्टेंस आर थेवेनिन से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्टन्स थ्योरम में वी रिप्लेस the rest of the circuit मतलब except the load resistance, rest of the circuit, that is except the everything except the load resistance by a current source, by a current source। अब करंट सोर्स क्या होता है? तो करंट सोर्स बेसिकली एक कांस्टेंट करंट का सोर्स होता है जिसके साथ हम एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा देते हैं। मैं आपको समझाता हूँ जरा ध्यान से। जैसे कि ये मेरे पास एक यही वाले सर्किट की बात कर लेता हूँ जिसकी मैं इतनी देर से बात कर रहा था, जिसके ऊपर हम मेहनत कर रहे थे। ये हमारा 10 वोल्ट और 1 ओम, और ये था हमारा 5 वोल्ट और 5 ओम, और यहाँ पे हमारे पास था एक रेजिस्टेंस 5 ओम का। ठीक है, और हम यहाँ पे 5 ओम वाले को अपने लोड रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहे थे। तो कीपिंग दिस लोड रेजिस्टेंस ऑन वन साइड, द रेस्ट ऑफ द सर्किट इज टू बी रिप्लेस्ड बाय ए करंट सोर्स। करंट सोर्स का सिंबल ऐसा होता है जैसे सेल का सिंबल हमने बनाया हुआ था, करंट सोर्स का सिंबल ऐसा होता है, और अलोंग विद इट्स रेजिस्टेंस, नॉर्टन रेजिस्टेंस बोल देते हैं इसको। ठीक है, और आर नॉर्टन की वैल्यू वही है जो आर थेवेनिन की निकाली थी, जो कि इस केस में ए और ए और बी के बीच में रेस्ट ऑफ द सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5/6 निकाला था ना हमने। कैसे कैलकुलेशन की थी? ये 5 ओम हटा दिया था, 10 की जगह बस 10 वोल्ट वाले सेल की जगह केवल उसका रेजिस्टेंस 1 ओम दिखा दिया था, 5 वोल्ट वाले की जगह 5 ओम, और कैलकुलेशन कर ली थी। और ये जो करंट है आई थेवेनिन, ये कितना लिखना है? तो आई थेवेनिन इज द शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट बिटवीन ए बी। शॉर्ट सर्किट करंट बिटवीन ए बी का मतलब क्या है कि अगर आप ए और बी को एक वायर से ज्वाइन कर दो तो वहां से कितना करंट आएगा? तो ये 10 वोल्ट, 1 ओम, और ये 5 वोल्ट, 5 ओम, और यहाँ कितना करंट आएगा? कितना करंट आएगा यहाँ पर? तो क्लियरली यहाँ जो करंट आएगा वो 10 एम्पियर यहाँ से आ रहा होगा और 1 एम्पियर यहाँ से आ रहा होगा, तो 11 एम्पियर आ रहा होगा। क्यों? अभी लग रहा है सभी को? केवीएल लगा लो, एक इस पाथ में एक इस पाथ में, तो 11 एम्पियर। तो ये हमारा 11 एम्पियर का आई थेवेनिन, और आर आई नॉर्टन, और आर नॉर्टन कितना था मेरा? 5/6। अब आप से पूछा जाए यहाँ से कितना करंट आएगा, तो आप देखो, आप कहोगे जी यहाँ से तो कांस्टेंट करंट आना है 11 एम्पियर का। ठीक है, अब उसमें से यहाँ कितना करंट जाएगा? तो सपोज यहाँ पे करंट हमारे पास एक्स जाता है, तो यहाँ पे 11 - x जाएगा, और क्योंकि ये दोनों पैरेलल में तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम होना चाहिए, तो 5x मस्ट बी इक्वल टू 11 - x टाइम्स 5/6। तो मेरे पास 6x इज इक्वल टू 11 - x आ गया, तो 7x इज इक्वल टू 11 आ गया। x की वैल्यू 11/7 एम्पियर आ गई। दैट मीन्स ये जो करंट आएगा वो 11/7 एम्पियर आएगा। यस, आई विल रिपीट, पहले आप ये कैलकुलेशंस देखो ध्यान से।
आई नॉर्टन पार्ट के लिए क्या करना है, आपने इस लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट कर देना है, इस लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट कर देना है, मतलब ए और बी को एक वायर से ज्वाइन कर देना है, और जो इतना जितना करंट यहां पर आएगा उसको बोलेंगे आई नॉर्टन। आप देख सकते हैं कि आई नॉर्टन इंटू आर नॉर्टन की वैल्यू ई थेवेनिन के बराबर आएगी, आएगी देखो। 55/6 निकाला था ना हमने। यस, आर नॉर्टन विल बी ऑलवेज इक्वल टू आर थेवेनिन, बिकॉज इसका मेथड निकालने का तरीका ही वही है जो उसमें बताया गया था। तो आर नॉर्टन और आर थेवेनिन की कैलकुलेशन सेम है। और आई नॉर्टन निकालने के लिए शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लो, या फिर ई थेवेनिन निकाल के आप यहां से कैलकुलेट कर लो, ये जो मैंने रिलेशनशिप अभी अभी आपको बताई। ठीक है। लास्ट पेज ऊपर ये। हाँ जी, डन है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। ठीक है जी, डन। तो आई डोंट वांट टू फीड यू विद टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, मैंने आपको 3-4 थियोरम्स अच्छे से पढ़ाई हैं, और मैं आपको इसके ऊपर एक शीट बना के भेजूंगा, आई विल नीड सम टाइम। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सेशन को यहाँ पे होल्ड करें, और मैं आपको एक शीट बना के भेजूंगा, उसकी प्रैक्टिस करेंगे और डिस्कशन करेंगे। और क्विजेज के ऊपर अभी आप होल्ड करो जरा, क्योंकि क्विजेज के अंदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और उसके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एक वीडियो लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का अपलोड किया है अपने ऑनलाइन वाले पोर्टल पे, तो आप उसमें से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का लेक्चर देखेंगे। पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का लेक्चर देखेंगे, उसमें गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर का यूसेज है। तो आप वो फिजिक्स फंडा पे जाके लॉग इन करके देख सकते हैं, वहां पे आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। यू गो थ्रू दैट लेक्चर, आपकी यही टास्क है आज की और कल की, वेंसडे से पहले पहले।
ठीक है, वेंसडे की क्लास से पहले पहले आपको फिनिश करना है। चलिए ठीक है जी, ओके, थैंक यू सर। वेलकम।